आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अहमद है और मैं फैमिली मेडिसिन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची। मुझसे कहा गया है कि एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया जाए उन डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ केयर असिस्टेंट्स के लिए जो कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज में कैंप्स में सर्व करेंगे। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो स्किन या डर्मेटोलॉजी है। तो आजकल के हिसाब से जो भी कंडीशन प्रिवेलेंट हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जी मेरा इंट्रोडक्शन है और ये आज का आपका टॉपिक है। आगे चलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन स्किन कंडीशंस इन अ फ्लड रिलीफ कैंप। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केबीज के बारे में, जो कि एक पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है स्किन की, जो कि उन जगहों पे होती है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो और सफाई का ख्याल ना रखा जा सकता हो। उन जगहों से ये फैलती है और एक से दूसरे इंसान को लगती है। और इसमें जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो स्किन में खास तौर पे वो जगह जहाँ जिल्द जिल्द से मिलती हो, जैसे कि इंटर डिजिटल स्पेसेस या वेब स्पेसेस या फिर उंगलियों के बीच का जो हिस्सा है, वहाँ पे ये इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन ज़्यादा होती है, जिसकी सूरत में ये दाने नज़र आते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये वेजिकुलो पैपुलर रैश बनता है और उंगलियों के बीच में ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है। और उसके साथ साथ इसी में ही खारिश होती है और हद से ज़्यादा खारिश होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये एक इंतहाई लगने वाली बीमारी है और इसमें जो लगने का अमल है वो अमूमन स्किन टू स्किन कांटेक्ट से या फिर वो चीज़ें जो किसी इन्फेक्टेड शख्स ने इस्तेमाल की हों, जैसे कि कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, टावल हैं, या कोई गद्दा जहाँ पे उन्होंने किसी ने टाइम गुजारा हो और अगर वो कोई और इस्तेमाल कर ले उसको, तो ये चढ़ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे से माइट्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये स्किन के अंदर रहते हैं और ख़ास तौर पे ये स्किन के अंदर चलते हैं, बरोज बनाते हैं और साथ साथ ही ये खारिश करते हैं। तो इसके मेन फीचर्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि घर के एक फर्द को या एक से ज़्यादा फर्द को ये खारिश हो सकती है और अमूमन उसकी हिस्ट्री ये होती है कि कोई या तो घर पे आके रहा होता है जिसके घर में ये प्रॉब्लम अभी हो गई है, तो उस पेशेंट को उस शख्स को खारिश का प्रॉब्लम होता है, या घर वाले कहीं जाकर रहते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये प्रिवेलेंट हो, वहां से ये लेकर आ जाते हैं। अमूमन छोटे बच्चों में ये ज्यादा जल्दी इन्फेस्ट करती है अपने आप को और बड़ों में थोड़ा देर लगती है। अमूमन ये बताया जाता है कि इसका जो टाइम पीरियड है खारिश होने का लगने के टाइम से वो 7 से 14 दिन का होता है और इतने दिनों में खारिश नहीं होती। पर ऐसे दौरान में कुछ जो लोग जिन लोगों को ये लग चुकी होती है वो दूसरों को ये ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो अमूमन फैमिलीज में ये स्किन से स्किन कांटेक्ट से या फिर बेडशीट से, कुशन से, कपड़ों से ये फैलती है। खासियत ये है कि इसमें शदीद खारिश होती है और वो भी रात के वक्त ज्यादा खारिश होती है। तो जब भी आप हिस्ट्री लें तो कांटेक्ट की हिस्ट्री जरूर पूछिए। इसके अलावा हाथों की उंगलियों के बीच में और पाँव की उंगलियों के बीच में और खास तौर से नाक से नीचे खारिश के बारे में जरूर पूछा कीजिए, यानी कि ग्रोइन एरिया में भी ये अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें कांटेक्ट के साथ साथ जो है वो सफाई का क्या रुझान है और किस तरह से रहने सहने के हालात हैं उनके बारे में भी जरूर पूछा जाता है और ये सवाल जरूर किया जाता है कि खारिश दिन में ज्यादा होती है रात में। तो अमूमन पेशेंट का रिस्पॉन्स यही होता है कि रात में ज्यादा खारिश होती है। बस ये याद रखिएगा कि ये इंतहाई लगने वाली बीमारी है, तो आप लोग भी जब इस तरह के पेशेंट्स को डील करें तो अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करें और यूजुअली गाउन पहने, ताकि आपको भी कोई इस तरह का इन्फेक्शन ना लग जाए। इसकी मैनेजमेंट के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अभी हम अपना अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा नेट का इश्यू है तो ये स्लाइड चेंज होती है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। टीनिया। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से हियर इज के एक्सक्यूज मी, इसमें जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली फंगस का होता है और फंगस मुख्तलिफ अक़साम की होती है, जैसे टीनिया, कैंडिडा और बहुत सारी अक़साम है। तो इसको यहीं तक महदूद रखते हैं कि पाँव में जो इन्फेक्शन होता है फंगस का,
वो या तो कैंडिडा से होता है या टीनिया से होता है। अमूमन इसकी जो असरात हैं या जो सिम्टम्स आते हैं वो एक गीला गीला सफेद रंग का रैश होता है जो कि पाँव की उंगलियों के बीच में शुरू होता है, और अमूमन उन लोगों को होता है जिनका कांटेक्ट पानी से रहता हो या जिनके पाँव ज्यादा देर तक गीले रहते हों, या फिर कोई ऐसा पानी उनके पाँव पे लगे जिसमें के गंदगी का अंसर शामिल हो। तो फंगस भी एक लगने वाली बीमारी है, कंटेजियस बीमारी है, और फ्लड के एरियाज में चूंकि पानी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है तो लोग जब चलते हैं तो जाहिर सी बात है पाँव पे पानी लगता है और पाँव खुश्क नहीं हो पाते हैं, और इसी की वजह से ये इन्फेक्शन वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। आई एम श्योर आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि फंगस जो है वो डबल रोटी या रोटी या इस तरह की कोई केक्स वगैरह होते हैं तो उनमें कुछ दिनों के बाद लग जाती है, जो कि डैम्पनेस की वजह से होता है। तो वो फंगस तो मुख्तलिफ किस्म की होती है, पर ये इंसानों को लगने वाली फंगस है और इसका रीजन भी गीला रहना है जल्द का। तो एक तो पाँव की उंगलियों के बीच में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, खासतौर पर फ्लड अफेक्टेड एरियाज में, और दूसरा इसका जो जगह है वो होती है ग्रॉइन के एरिया में, और वहाँ ये आसानी से फैल जाती है क्योंकि ग्रॉइन में दोनों रानों के या टांगों के बीच में जो जिल्द होती है वो गीली रहती है बहुत सारी वजूहात की बिना पर, तो इसलिए वहाँ पे ये इन्फेक्शन आसानी से डेवलप हो जाता है। इसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है, और क्या ये जो इन्फेक्शन है ये भी एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। तो जैसे फर्ज कर लीजिए कि किसी और का चप्पल या जूता इस्तेमाल करने से भी ये इन्फेक्शन फैल जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इसके जिनसे ये लग सकता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, जो कि हमारी आखिरी लाइन है, कि जिसमें गंदा पानी हो या पानी हो सिर्फ, और उसके अलावा कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन से कांटेक्ट हो, या फिर आसपास में जानवर हो, या फिर इसी तरह की कोई फोमाइट जैसे कि जूते वगैरह या टावल, उनके इस्तेमाल से ये जो इन्फेक्शन है फैलने लग जाता है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो तीसरी कॉमन जगह है पाँव ग्रॉइन के अलावा एक्सिली, दोनों बगलों के अंदर भी हो जाता है, और खवातीन में ब्रेस्ट के नीचे भी इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। पाँव में अमूमन इसका इन्फेक्शन शुरू शुरू में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि पाँव की उंगलियों के बीच में सफ़ेद रंग का या हल्का सा इन्फ्लेम रेड कलर का रैश आता है और खारिश बहुत होती है। जबकि ये दूसरी जगहों पे जब फैलता है, खासतौर पे टीनिया, तो वो रिंग्स बनाता है, और जिसको रिंग वर्म भी कहा जाता है, जो कि एक मिसनोमर है। जबकि वर्म तो कोई नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन रिंग लाइक लीजन्स बनते हैं इसके अंदर, और उसी की वजह से ये मजीद दूसरों को फैलना शुरू हो जाता है जब जिस्म के दूसरे हिस्सों पे आ जाए। तो इसके बारे में, इसकी मैनेजमेंट के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। अगला जो हमारा कॉमन कंडीशन है जो इस वक्त फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, वो है जनाब सेलुलाइटिस या एप्सिस, और इसको फ्यूरंकुलोसिस भी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि गंदे पानी से कांटेक्ट की वजह से बहुत सारे जरासीम जिल्द पर लग जाते हैं, और अगर किसी जगह से जिल्द में कोई, किसी वजह से किसी जिल्द में कोई ब्रेक हो, जैसे कि जूता पहनने से, चलने फिरने से पाँव का कट जाना, या खुश्की की वजह से पाँव का कट जाना, या खारिश कर लेना, तो उसकी वजह से जिल्द में ब्रेक आ जाता है और इन्फेक्शन जो है वो जिल्द के अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद स्किन का जो सॉफ्ट के नीचे जो टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू, उसमें फैलना शुरू होता है, जिसकी अलामात अमूमन रेडनेस से शुरू होती हैं, और वहीं पे सूजन भी आती है और दर्द भी होता है, और इसके साथ साथ कभी कभार पस वाले दाने भी निकल आते हैं, जिसको पस्चुलर इरप्शंस कहते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये प्रोग्रेस कर जाता है और एब्सिस फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें जो खास ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये इन्फेक्शन करते हैं वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडिस हैं। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें यूजुअली एब्सेस फॉर्मेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और जो कि ज़्यादा नुकसान करता है, और ऐसे हालात में फिर स्किन स्पेशलिस्ट को या फिर इमरजेंसी में इन ऐसे पेशेंट्स को रेफर करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक टांग दिखाई हुई एंकल है और लेटरल मेल्यूलस नजर आ रहा है, और उसके नीचे जो है स्किन ब्रेक हुई हुई और अंदर सारा पस भरा हुआ है। ये भी एक फ्लड अफेक्टेड
वर्कर थे, फ्लड एरिया के रिलीफ कैंप के वर्कर थे। जब ये वापस आए तो उनको ये इन्फेक्शन हुआ था। जाहिर सी बात है इसको फिर आईवी एंटीबायोटिक्स और रेफरल और वुंड डिब्राइडमेंट और इंसिजन ड्रेनेज से मैनेज किया जाता है। वापस चलते हैं अपनी मैनेजमेंट के बारे में। स्केबीज की जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि दाने नजर आ रहे हैं और उंगलियों के बीच में भी दाने हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है परमेथ्रिन लोशन 5% या फिर लिंडेन। ये दोनों इंसेक्टिसाइड्स हैं, बट इनका इशू ये है कि ये बहुत महंगे आते हैं। तो ऐसे एरियाज में हो सकता है कि सप्लाईज की कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखी जाए। तो ऐसे हालात में जब मास ट्रीटमेंट करनी होती है तो 6% सल्फर इन पेट्रोलेटम ये आइडियल एक ट्रीटमेंट है जिसको के जिस्म पे, पूरे जिस्म पे लगाया जाता है। और इसकी रिकमेंडेशन ये है कि इसको मुसलसल 3 रातों के लिए इस्तेमाल किया जाए और कम से कम 12 घंटे से लेके मैक्सिमम 14 घंटे तक रहने दिया जाए जिल्द पर, और उसके बाद नहा लिया जाए। ये अमल 3 रात करना होता है। और इसके साथ साथ पेशेंट्स को ये भी बताया जाता है कि वो अपने कपड़े रोजाना धोएं। इसके अलावा बेडशीट्स को भी गर्म पानी से धोएं, और अगर कोई कुशन्स वगैरह हैं, गद्दे हैं, तो उनको धूप में डालें। और अगर पहले पुराने पहने हुए कोई कपड़े हैं जो अभी उन्होंने दोबारा इस्तेमाल नहीं किए, उन सबको भी धुलवा दें। इसी तरह से बेंजाइल बेंजोइड जो है वो भी एक ट्रीटमेंट है, बट कुछ इसका रंग ऐसा होता है कि लगाने के बाद इरिटेट ज़्यादा करता है, तो इसको इसलिए इस वक्त इतना प्रेफर नहीं किया जाता। ओरल आइवरमेक्टिन जो है वो ओरल एक ट्रीटमेंट है जो कि एक्सटेंसिव या बहुत ज़्यादा डिजीज जिनको फैली होती है, जिसमें कुछ साम है स्केबीज की। मैं उसकी डिटेल में तो इस वक्त नहीं जा रहा, लेकिन ओरल आइवरमेक्टिन 200 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से दी जाती है, जो कि स्टैंडर्ड डोज जो है एडल्ट के लिए 18 मिलीग्राम स्टैट बनती है। एक ही डोज काफ़ी होती है। इसके अलावा जो और अलामात हैं स्केबीज की, उसमें ओरल हिस्टामीन जो कि खारिश के लिए बहुत काम करती हैं, आप नाम जानते होंगे, इबेस्टीन है, लोराटिडीन है, फेक्सोफेनाडिन है। तो ये कंफर्ट के लिए दी जा सकती है। ये जहन में रखिएगा कि स्केबीज की जो खारिश है वो अमूमन 2 से 3 हफ्ते लेती है मुकम्मल सही होने में। और शुरू के 3 दिन में जब ट्रीटमेंट सल्फर से की जाए या फिर परमेथ्रिन से की जाए तो वाज़ेह फ़र्क आता है। तकरीबन 20 से 30% खारिश फिर भी रह जाती है, जिसके लिए पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है। और उसके लिए अमूमन यही कहा जाता है कि अगर ओरल एंटीहिस्टामीन से आराम नहीं आता खारिश में, तो कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे हालात में। ओरल एंटीबायोटिक्स इसलिए लिखा है कि कभी कभार खारिश करने की वजह से इन्हीं दानों के ऊपर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। और आई थिंक उन हालात में जो है एंटीबायोटिक्स में जो बेहतर ऑप्शन है वो कोएमॉक्सिक्लेव है, सेफिक्सिम है और साथ साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन है। तो ये चॉइस आपको अपने हिसाब से या अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन के हिसाब से देखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्केबीज के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको पेशेंट्स को काउंसिल करना पड़ेगा कि उनको सफाई रखनी है, घर के अंदर भी सफाई रखनी है और अपनी भी सफाई रखनी है, जो कि आई नो बहुत बड़ा चैलेंज है। फ्लड अफेक्टेड एरियाज में पीने का पानी की मुश्किल है, तो नहाने के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू नीड टू एडवाइज। सारे के सारे घर वालों को ट्रीट किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि बड़ों में ये खारिश देर से आती है और बच्चों में ये जल्दी शुरू हो जाती है। तो जब भी किसी को डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट दें तो बेहतर ये होगा कि उनको ये बताएं कि घर के जितने भी अफराद हैं उन सबको ये ट्रीटमेंट एक साथ 3 दिन तक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तब जाके उनकी इससे जान छूटेगी। और फोमाइट्स के बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि कपड़े धुलवाना और गद्दों को बाहर धूप में डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जरासीम कह लीजिए या माइट्स हैं, ये इंसानी जिस्म के बाहर 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर्स के हिसाब से बस यही बताना चाहूँगा कि आप एडवाइस करें अच्छी हाइजीन को और अपनी हाइजीन भी अच्छी रखें। स्किन टू स्किन कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो इन्फेस्टेड क्लोथिंग्स हैं, बेडिंग्स हैं, चेयर्स हैं, कुशन्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। आप लोगों के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ जो है अपने गाउन्स का इस्तेमाल करें।
और जब ग्लव्स आप चेंज करते हैं तो अल्कोहल से ज़रूर वाइप कर लें, और आप चाहें तो जिस चेयर पे आप बैठते हैं उस एरिया में उसको अल्कोहल से स्प्रे कर लीजिए। और जैसे ही आपका सेशन खत्म हो तो मेक श्योर कि यू हैव अ शावर एंड यू चेंज योर क्लोथ्स एंड डोंट यूज दोस क्लोथ्स अगेन अंटिल दे आर वॉश्ड। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है तो इसलिए स्लाइड स्किप हो गई थी। अब हम बात करते हैं टीनिया के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के बारे में। आई थिंक इसको मैं इस तरह से शुरू करना चाहूँगा कि सबसे आसान ट्रीटमेंट जो है वो क्लोट्रिमाजोल या टर्बिनाफिन क्रीम है, जिसको 6 हफ्ते इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कि एक खास ऑइंटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको कहते हैं विटफील्ड ऑइंटमेंट। विटफील्ड ऑइंटमेंट जो है वो बेसिकली सल्फर बेस्ड ही होता है, और ये बहुत सस्ते दामों में बन जाता है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जिसके साथ भी आप कैंप कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके पास अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है और कौन सी मेडिसिन की है। तो विटफील्ड ऑइंटमेंट एक बहुत कॉमन सा ऑइंटमेंट है जो कि फंगस की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पेशली मास ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा क्लोट्रिमाजोल इज रिलेटिवली चीपर ऑप्शन, वेयर एज टर्बिनाफिन जो है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। ये ध्यान में रखिएगा कि पेशेंट को ये हिदायत देनी होती है कि जब भी वो ऑइंटमेंट लगाएं तो उसका इस्तेमाल बंद ना करें 6 हफ्ते तक, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो रैश है वो 10-12 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, खारिश भी ख़त्म हो जाती है। तो अमूमन पेशेंट ये समझते हैं कि खारिश ख़त्म हो गई है, निशान धब्बा ख़त्म हो गया है तो मसला भी ख़त्म हो गया है, जबकि उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो जरासीम है वो जिल्द के अंदर मौजूद हैं और 10 दिन में सिर्फ उनकी जिल्द का ऊपरी हिस्सा जो है वो बेहतर होता है। तो उनको ये हिदायत ज़रूर दीजिए कि ये रैश ख़त्म होने के बाद या धब्बा या खारिश ख़त्म होने के बाद भी पूरे 6 हफ्ते ट्रीटमेंट करना है। कुछ एक्सटेंसिव केसेस होते हैं जिसमें टीनिया जिस्म पे फैला होता है तो उसमें ओरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा टीनिया पीडिस यानी कि पाँव का इन्फेक्शन या टीनिया कैपिटिस अगर सर पे किसी के इन्फेक्शन हो तो टर्बिनाफिन इसमें इंडिकेटेड है। टर्बिनाफिन में एडेड डोज जो है वो 250 मिलीग्राम डेली है, जो कि 6 हफ्ते तक दी जाती है। और इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजेनिक हेपेटाइटिस जो है वो कॉमन है, वो शुड से कॉमन है लेकिन रेयर इसकी कॉम्प्लिकेशन है, साइड इफेक्ट है, लेकिन बेहतर है कि इसको मॉनिटर कर लिया जाए तो जब भी आप टर्बिनाफिन दें, या फिर एटलीस्ट जहां आपके पास फैसिलिटी नहीं है टेस्ट कराने की, वहां पे इन बातों को जरूर पूछ लिया कीजिए कि कभी कोई लिवर का जिगर का कोई पहले प्रॉब्लम तो नहीं रहा, या साथ साथ कोई अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं रहा। इसके अलावा सल्फर सोप जो है नहाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, सस्ता होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। तो पेशेंट को ज़रूर हिदायत दीजिए कि वो जगह जहाँ पे टीनिया का इन्फेक्शन है वहाँ पे सल्फर साबुन से जो है वो उस जगह को वॉश कर लिया करें। जहाँ तक वॉश करने की बात है उसमें मैं एक दो चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा कि पेशेंट्स को ये हिदायत दें कि जो भी जगह जिल्द जल्द से मिलती है, जैसे कि आर्मपिट्स हैं, अंडर द ब्रेस्ट, इन द ग्रोइन एंड इन बिटवीन द टोज, उनको चाहिए कि नहाने के बाद इस जगह को ड्राई कर लें और उसके बाद जो भी धुले हुए कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि फंगस को फैलने के लिए डैम्पनेस की ज़रूरत होती है और जो डैम्पनेस है वही फंगस को प्रमोट करती है। तो जगह खुश्क रहेगी तो चांसेस मिनिमाइज किए जा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि इस जगह को जहाँ पे इन्फेक्शन होता है फंगस का, वहाँ पे कहा जाता है कि बार बार धोएं, तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। जब भी धोएं, जिस वजह से भी वॉश करें एरिया को, उसको ड्राई कर लें, बस यही हिदायत बेहतर है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि 6 हफ्ते की ट्रीटमेंट मिनिमम लाजमी है। पब्लिक हेल्थ मेजर के हिसाब से यही कह सकते हैं कि ये एडवाइस है, आई डोंट नो कितना प्रैक्टिकल होगी लोगों के लिए वहाँ पे, बट पानी में जब भी जाएं तो एक तो बंद जूतों का इस्तेमाल करें। खासतौर पे आप लोग जब कैंप्स के लिए जाएं तो अपने साथ बंद जूते या लॉन्ग बूट्स, वेलिंगटन बूट्स अपने साथ लेकर जाएं, ताकि इस तरह के इन्फेक्शन से, गंदे पानी से बचा जा सके। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब
आप लोग जूते देर तक पहनते हैं तो वो भी गीला करने का बाइस होता है। तो मेक श्योर कि जब आप अपना शिफ्ट खत्म करें तो जगह को वॉश करके ड्राई कर लिया करें, ताकि आप लोग भी इस तरह के इन्फेक्शन से बच सकें। बाकी जैसे मैंने स्केबीज के बारे में बताया था, चूंकि टीनिया भी एक कंटेजियस इन्फेक्शन है और वो फोमाइट से फैलता है, तो दूसरों के टॉवल शेयर करने से गुरेज करें, दूसरों के सॉक्स पहनने से गुरेज करें। कुछ अपने साथ इस तरह के चीजें कैरी करें जैसे कि बेडशीट टाइप की होती है, तो उसमें यह है कि कम से कम आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं और इसी तरह से इन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और यही हिदायत आपने पेशेंट्स को भी देनी है। आखिरी जो स्लाइड होगी वो मैनेजमेंट की है, सेलुलाइटिस की। और इसमें जनाब ऐसा है कि इसको बेसिकली टॉपिकल फ्यूसिडिक एसिड क्रीम से ट्रीट किया जाता है, जो कि 3 दफ़ा दिन में लगानी पड़ती है और 14 दिन तक लगानी पड़ती है। इसके साथ साथ ये देखना पड़ता है कि एक्सटेंसिव इन्फेक्शन है या लोकलाइज्ड है। तो अगर लोकलाइज्ड है तो सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट से और क्लीन रखने से जगह को और रिपीटेड एक्सपोजर से गंदे पानी से बचकर इसको बेहतर किया जा सकता है। पर जिन लोगों के अंदर मल्टीपल एब्सेसेस बन जाती हैं या फ्यूरंकल्स बन जाते हैं, पस्ट्यूल्स जिनको कहते हैं आम अल्फाज में, तो उनके लिए फिर ओरल एंटीबायोटिक चूज करनी पड़ती है, जिसमें आई वुड रेकमेंड कि कोएमॉक्सिक्लेव या सेफिक्सिम का इस्तेमाल किया जाए, और वो भी 7 से 14 दिन का कोर्स होता है। जो लोग पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं तो उनमें आप क्लेरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एरियाज जहाँ पे पस्ट्यूल्स बने हुए हैं उनको नॉर्मल सेलाइन या पायोडीन से वॉश किया जा सकता है। ये ऑप्शन इसलिए लिखे गए हैं कि आपको ये असेस करना पड़ेगा पहले कि आपके पास अवेलेबिलिटी किन मेडिसिन की है, उन्हीं रिसोर्सेज के हिसाब से आपको अपनी मैनेजमेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। आखिरी बात ये कहूंगा कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर एब्सेस बन चुका है और आपको पस नजर आ रहा है और जगह सूज गई है और दर्द ज्यादा है, तो उसको फिर रेफर करना पड़ता है इंसिजन एंड ड्रेनेज के लिए। आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, और आई थिंक दिस कवर्स द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप कि दिस इज हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इन जगहों पे लोगों की हेल्प की जा सकती है। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आई विल सप्लाई माय ईमेल एड्रेस। तो किसी ने अगर कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछा जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खूब अजर दे अपने इस कार्य खैर में काम करने का, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।